नमस्कार दोस्तों, लर्न अभी टेक में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्वेश्चंस की सीरीज। ये प्राचीन भारत का इतिहास से हम स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन पाषाण काल से है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सरायनहार राय से, मैदहा से, लेखैया से या चोपनी मांडो से। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ए और बी दोनों ही सही है, सरायनहार राय से और मैदहा से। क्यों? इसका हम व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण कालीन स्थल मैदहा जो कि आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी व सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जी.आर. शर्मा ने मैदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुरातत्व विमर्श किसके द्वारा? जयनारायण पांडे। क्वेश्चंस दोस्तों इसी तरह के आते हैं तो इन्हें ध्यान रखिएगा। में मैदहा, सरायनहर, राय एवं दमदमा तीनों को ही क्या बताया गया? हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया गया है। विकल्प में 3 स्थलों के रहने पर इन्हें भी हड्डी के उपकरण प्राप्त स्थल के रूप में चयनित किया जा सकता है। तो आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कहाँ पर? सराय नाहर राय से या मैदहा से। दोनों को आप ये सही कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दोस्तों इसमें पहला कथन क्या है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। दूसरा कारण जो इसका था अभिकथन का, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। क्वेश्चन इसमें दोस्तों है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए सही की व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत, या आर गलत है परंतु। इसके बाद जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या आएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका स्पष्टीकरण व्याख्या जो है वो भी हम देख लेते हैं। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसमें भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या मैं पढ़ दे रहा हूं दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफाओं की चित्रकला ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर भीमबेटका। ठीक है दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सी? भीमबेटका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, लेखैया, वीरभानपुर और मैदहा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसकी पहले हम थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं, आपको उससे बात क्लियर हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है मैदहा जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेखैया जो कि मिर्जापुर ये भी उत्तर प्रदेश का ही है, पैसरा जो कि बिहार में है, और वीरभानपुर यह हमारा पश्चिम बंगाल में। दोस्तों इतना क्लियर हुआ। मैदहा आपका प्रतापगढ़ में है उत्तर प्रदेश में,
लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, पैसरा बिहार में पड़ता है, और वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आप लेंगे तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या सही होगा? 4213। मतलब पहले क्या था चौथे नंबर पे? हाँ, मैं देखा। दूसरे नंबर पे भी आपने देखा, यहाँ पर क्या दे रखा है? लेखैया, ये होगा। फिर तीसरे नंबर पे पैसरा, और चौथे नंबर पे वीरभानपुर, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, इसके हम कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं पाषाण काल के। दोस्तों, ये जो नोट्स इन्होंने दे रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। जैसे कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। ये इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए इनको जरूर देखते चलिएगा। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से प्राप्त हुआ है। किसका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है? मानव कंकाल के साथ किस जानवर का कंकाल बुर्जहोम से प्राप्त हुआ? या ऐसा भी हो सकता है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल किस जगह से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन किस काल में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, ये था नवपाषाण काल में। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल क्रमशः हैं लहुरादेव चावल के साक्ष्य के लिए, ठीक है, मेहरगढ़ गेहूं के साक्ष्य के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल क्रमशः कौन से हैं? लहुरादेव जो चावल के साक्ष्य के लिए था, और मेहरगढ़ जो कि गेहूं के साक्ष्य के लिए था। ठीक, मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमारे, आप जानते हैं, जो मेहरगढ़ है ये बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर जो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ठीक, जो हम ये एएसआई जिसे बोलते हैं, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्तों, अगर पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। इसी के साथ दोस्तों थोड़ी सी पढ़ लेते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। सैंधव सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी, ये भी आप जानते ही हैं, आपने पढ़ रखा है। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। पुरातात्विक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। जो पुरातात्विक अन्वेषण है, ठीक है, जो पुरानी जो पुरातात्विक का अन्वेषण का मतलब आपका इन्वेस्टिगेशन है, वो हड़प्पा संस्कृति की एक जानकारी प्रमुख का स्रोत है। मतलब आप जानकारी करेंगे हड़प्पा संस्कृति की, उसी का एक स्रोत इसे बोला गया है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। ये हमें इतिहास के कुछ जो लिखी हुई ग्रंथ हैं उनके द्वारा हमें पता चलता है। हड़प्पावासी चांदी मुख्यतः राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे। ध्यान रखिएगा, हड़प्पावासी चांदी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते थे? तो राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत अफगानिस्तान व ईरान में स्थित थे। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। हड़प्पा सब निवासी जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तनों को बहुत ज्यादा पैमाने पर उपयोग करते थे, निर्माण करते थे। वनावली से पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है, प्रतिकृति मिली है। मतलब ये बनावली की जो जगह है वहां से पक्की मिट्टी की बनी हुई एक हल्की एक आकृति जिसे प्रतिकृति जो बना हुआ एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है। सैंधव सभ्यता की महान स्थानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। जैसे हम ये चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, सैंधव सभ्यता के क्या चीज
हमें प्राप्त हुआ है, तो सैंदल सभ्यता के जो महान स्नानागार के साक्ष्य थे वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन था। ये तो दोस्तों आप जानते ही हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो नगर नियोजन की उन्होंने व्यवस्था कर रखी, जैसे पानी का जो सीवेज की प्रॉब्लम थी वो नहीं थी वहां पर। पानी बरसता तो जो रोडें थी अपने आप साफ हो जाती थी। ये आज के समय में भी लोगों, जो हमारे यहाँ आधुनिक व्यवस्था है, तब भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय का जो दोस्तों स्ट्रक्चर रहा होगा, जो इंजीनियर्स रहे होंगे, वो कितने आगे रहे होंगे, कितने आगे सोचने वाले रहे होंगे। कुछ और दोस्तों पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो प्रमुख नगर थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के थे। ठीक है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम दोस्तों और भी है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी के पास थी। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। फिर से दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल नामक पूरा स्थल है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से जरूर पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल स्थल है वो किस नदी के तट पर है। तो आप बता सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल नामक पुरातल स्थल है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि लोथल में ये आपका जो पोर्ट है वो उपस्थित था, मतलब व्यापार होता था, इसका कंफर्म साक्ष्य है। चहुंदुड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वक्राकार ईंटें चहुंदुड़ो के स्थल से प्राप्त हुए हैं, पुरा स्थल से। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुवड़ वाले बैल का है। तो जो सिंधु सभ्यता में हमें मोहरें प्राप्त हुई थी, जो मोहर मिली थी, उसमें जो अंकन है वो किसका है? एक श्रृंगी पशु का है, एक सींग पशु, और किसका? कुवड़ वाले बैल का, यानी जो बैल होते हैं हमारे उनका। इसकी जो सील मिली है वो यहीं से मिली है, मोहर। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ये तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। सबसे पहले तांबा मिला, उसके बाद फिर उन्होंने तांबे को कुछ मिला के ब्रोंज बनाया। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ था। ये दोस्तों ध्यान रखने वाले तथ्य हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ था। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। ठीक है। नील नदी, कोई भी आप जानते हैं कि नदी के किनारे सभ्यता कोई भी अगर जन्मी है तो वो नदी के किनारे, क्योंकि जल ही जीवन है। उस अब जल अगर है तो जल के आसपास खाने की चीजें जरूर होंगी। ठीक है। तो आप वहां पर अगर रहते हैं और आपकी जो भी सभ्यता बसी है वो आप देखेंगे नदी के किनारे ही बसी है। तो इसीलिए बोला गया मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि सिंधु घाटी के जो लोग थे मुख्यतः किस देवी के और किसकी पूजा करते थे? दोस्तों मातृ देवी एवं पशुपति शिव जी की पूजा करते थे। कुछ प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल हैं दोस्तों, इनको आप देख लो। तांबा, ये खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। लाजवर्द, ये एक स्टोन होता है दोस्तों, बत, बतकशा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ये फिरोजा टिन, ये ईरान से प्राप्त हुआ है। चांदी आपकी दोस्तों राजस्थान की जावर से प्राप्त हुई, हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, अजमेर खानों से।
अफगानिस्तान है, ईरान से भी प्राप्त हुआ है। शीशा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। शिलाजीत हिमालय में, ये तो दोस्तों शिलाजीत जो चीजें हैं ये हिमालय की मतलब पर्वतीय क्षेत्र का है, तो हिमालय से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों। गोमेद गुजरात से प्राप्त हुआ है। ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाँ, चलिए। यस। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, इसमें दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हाँ, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति की बस्ती नदी जिस पर अवस्थित है, दोनों ही दे रखा है। ए बी सी डी, ए के हड़प्पा है, उसके सामने भोगवा, कालीबंगा में घग्गर, लोथर का रावी और रोपड़ का सतलज। तो दोस्तों सही सुमेलन क्या है इसका? हड़प्पा रावी नदी पे है, कालीबंगा घग्गर पर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। यानी कि जो पहला उत्तर है 3 2 1 4 वो सही है। ठीक है, इससे आप दोस्तों समझ गए होंगे। हड़प्पा हमारा रावी नदी पे है। ठीक। कालीबंगा हमारा घग्गर नदी पे ही है। जो लोथल है, लोथल कहाँ पर है? भोगवा नदी पर है। ठीक। और जो रोपड़ है वो सतलज नदी पे है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसका व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। संदर्भ सभ्यता के महान स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो पुरास्थल से प्राप्त हुआ, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा भी था। ये महान साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, इसलिए जानी जाती है, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला दे रखा है अपने नगर नियोजन के लिए। तो दोस्तों आप जानते हो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन था वो बहुत ही अच्छा था, इसके लिए जरूर जानी जाती है। दूसरा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा दोस्तों, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, बिल्कुल सही है। अपने उद्योगों के लिए, तो दोस्तों मुझे इसमें यहाँ पर चारों चीजें सही हैं, इसका मतलब आंसर क्या सही होगा? चारों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसके नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेकों स्थल से ईंट के भट्टे, मनके का कारखाना आदि उद्योग संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुरकोट का। तो दोस्तों यहाँ पर हड़प्पीय नगर तीनों में विभक्त है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? धौलावीरा। कैसे? धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कहाँ से? कालीबंगा, लोथल में, धौलावीरा में या बाणावली में? दोस्तों ये मिला है हमारा लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। ठीक है दोस्तों। हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। पहला है हड़प्पा,
एनजी मजूमदार 1936 से 1937। दूसरा हस्तिनापुर जॉन मार्शल 1913 से 1934। शिला दयाराम साहनी 1923 से 1924 तथा 1924 से 25। कौशाम्बी बीबी लाल 1950 से 1952। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि हड़प्पा जैसे दे रखा है, तो हड़प्पा का क्या था? हड़प्पा की जो खोज की थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1923 से 24 तथा 1924 से 25। इसके अलावा हस्तिनापुर हस्तिनापुर की खोज इनके द्वारा की गई। तक्षशिला तक्षशिला को जॉन मार्शल के द्वारा। और कौशाम्बी किसके द्वारा? एनजी मजूमदार। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सी सही है। 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका। माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक, दोस्तों इसका सही आंसर है एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिण मैक्सिको से लेकर बेलिल, ग्वाटेमाल, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलिल, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मोलस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम भाग में उत्तर में क्विंटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है, यानी एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों नहीं है हमारे परिप्रेक्ष्य से, बस इसको एक रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग कुछ पढ़ते हैं, वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं। वैदिक काल क्या है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन का मतलब होता है जो कुल में होता है, जिसका कुल श्रेष्ठ होता है। कुल का मतलब जैसे आप किस कुल के हैं बोला जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता था। ठीक है, इसमें दोस्तों पता ही है सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद था। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आरंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ध्यान रखिए दोस्तों, 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई? विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, सबसे पुराना यही है। यजुर्वेद में कर्मकांड यानी बलिदान विधि। ठीक है, सामवेद में संगीत के बारे में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र व वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य, ये अभी नया है। अथर्ववेद हमारा नवीनतम वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है।
इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण इसके बारे में जानकारी मिलती है, जबकि ऋग्वेद में क्या है, ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति होती है। इसमें आपका 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। ठीक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। किस पे? अगर आपसे पूछा जाए उपनिषद किस पर आधारित है, तो दर्शन पर आधारित है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। यानी ऋग्वैदिक काल जो था उसमें सिंधु घाटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, इसीलिए ऋग्वेद में का बहुत बार उल्लेख किया गया है। वरुण देवता को ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इनको वरुण देव को वरुण देव को नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। जो बृहस्पति देव थे उनको वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। बाल गंगा तिलक ने आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव को माना है। बाल गंगा तिलक द्वारा आर्यों का आदि देश क्या है? उत्तरी ध्रुव। वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। उस समय जब वैदिक काल चल रहा था तो यहाँ पर यज्ञ बहुत ज्यादा होते थे, यज्ञ सबसे ज्यादा होते थे। दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी नदी यानी आधुनिक रावी नदी के पर लड़ा गया। ये दोस्तों पूछा जा सकता है कि 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया, किसके तट पर? तो दोस्तों रावी नदी के तट पर। उस समय क्या बोला जाता? पुरुषणी नदी यानी आधुनिक रावी नदी जिसे बोलते हैं आज के समय में। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का रात में क्यों से स्थापित किया गया है? ऋग्वेद में जहां ये शब्द आया है उसको रात में किससे किया गया है? जौ से। वैदिक काल में सभा और सम्मति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। मतलब सभा और सम्मति वैदिक काल में 2 सभाएं बनाई जाती थी, संस्थाएं होती थी जो राजा के ऊपर भी उसको शासन करने, कैसे करना है, नियंत्रण करने का मार्ग बताती थी। सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। जो सभा थी वो कौन सी थी? 2 थी ना, सभा और समिति। यहाँ जो सभा थी वो कुलीन यानी कि उच्च वर्ग के लोग, वृद्ध मनुष्यों की संख्या थी, उसमें भी वृद्ध। समिति में क्या था? सर्वसाधारण की सभा होती थी। ठीक है। सभा में कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। समिति में क्या था? सर्वसाधारण की सभा होती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। दोस्तों अथर्ववेद में पूछा जा सकता है सभा और समिति क्या है? प्रजापति की पुत्रियों को बोला गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे लगभग 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे लगभग 250 सूक्त समर्पित है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। आज के समय में आप सुनते हो किसी के नाम के पीछे उपाध्याय, तो उपाध्याय का मतलब होता था वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाता हो, उसे बोला जाता था उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, एक तरीके से वो टीचर ही होता था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन एवं बाद में कृषि था। प्राचीन काल में जो आर्यों का जीविकोपार्जन का मतलब
कमाने का, जिससे अब वो उनका घर चलता था, उसे क्या था, पशुपालन या बाद कृषि। आइए इससे संबंधित कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? अभी बताया था आपको, सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे नया अथर्ववेद है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ये चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, जैसे ये लिखे हैं वैसे ही आए। ऋग्वेद सबसे पुराना, अथर्ववेद अभी सबसे न्यूनतम वेद यही है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, यही सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक, तो जैसे इसमें दे रखा है, ऋग्वेद संगीतमय स्रोत, यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, अथर्ववेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो दोस्तों अभी आपको बताया था कि ऋग्वेद में क्या था, प्रार्थनाएं थी। ठीक, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं थी। और तंत्र मंत्र किस में था, अथर्ववेद में। अब आप दोस्तों देखिए, ए का 4 और डी का 3, ये हमें ए पे मिल रहा है, यानी आंसर ए। इसको आप उससे मैच भी कर लीजिए। ये देखिए, ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 10,552 रचनाएं हैं। कितनी है, 10,552 रचनाएं हैं। और 1028 इसमें क्या थे, सूक्त थे। ये देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना दोस्तों, 1028 सूक्त और 10 मंडल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो इसका ए आंसर सही है, यानी कि ऋग्वेद में क्या था, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। अथर्ववेद में क्या था, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। यजुर्वेद में क्या था, स्त्रोत और कर्मकांड। सामवेद में क्या था, संगीतमय स्त्रोत। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, इसको और पढ़ लीजिए। यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में संगीतमय स्त्रोत हैं, जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। ध्यान रखिएगा, जो पुरोहित गाता था उसका नाम क्या था, उद्गाता। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 5987 मंत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आदि के संदर्भ में साक्ष्य दिए गए हैं। ठीक है, अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय में 5987 मंत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आदि के संदर्भ में साक्ष्य है। ऋग्वेद है क्या? अभी हम लोगों ने देखा, स्तोत्रों का संकलन है। ठीक है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसमें दे रखा है, बृहदारण्यक उपनिषद, फिर है छांदोक उपनिषद, फिर कठोपनिषद में, या केन उपनिषद में। तो दोस्तों ये जो प्राप्त होता है हमें कठोपनिषद में। कठोपनिषद यम और नचिकेता का संवाद है। ठीक है, यम और नचिकेता के संवाद उसमें लिखा गया है, उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। ये नचिकेता शिष्य है और यम आचार्य। उपदेश दिया, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ध्यान रखने का, किसका, यजुर्वेद का। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों ये थी संस्कृत में। ये ध्यान रखिएगा, देखिए संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, ये हमारी लिखी गई थी संस्कृत में। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, वही
जो ज्ञान दिया गया है एक एपिसोड महाभारत का, उसे ही श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रश्मि के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? दोस्तों, इसका आंसर आप लोग सभी जानते हैं, कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। किसने किया था? वासुकी ने। वासुकी शंकर जी के गले में भी रहता है। ठीक है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत का नाम मंदरांचल पर्वत, रस्सी के रूप में कौन? सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण कर, कूर्मा अवतार का मतलब हो गया कछुए का, नीचे कछुए थे, इनके पीठ पर मंदराचल पर्वत रखा गया था। फिर जो रस्सी का काम किया था मथने का, वो किसने किया था? वासुकीनाथ ने। ठीक है। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है किससे? ऋग्वेद से। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है। 10,552 रचनाएं हैं। ऐत्रेय तथा कौशितकी ऋग्वेद की 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या क्या? ऐत्रेय तथा कौशितकी। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहते थे। अभी हम लोगों ने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था, जो पढ़ता था उसे क्या कहते थे? पुरोहित को होता कहते थे। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल, यही मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, को वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम तथा दशम मंडल अर्वाचीन है। ठीक है। ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है, किस लिए? गाय के लिए। वैदिक काल में गाय अगन्या, ना मारे जाने योग्य, अगन्या का मतलब ना मारे जाने योग्य, गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति के लिए मृत्युदंड या देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। यानी गाय को अगर आप मारते थे, हत्या करते थे, या उसे किसी भी तरह की हानि करते थे, तो आपको किस टाइप के देश निकाला या फिर मृत्युदंड, इस तरह की सजाएं दी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो अभी पीछे पढ़ के आए थे, वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। ठीक है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तथा कोई शुल्क नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्ध अध अध्वर्यु कहा जाता था। बड़ा खतरनाक नाम है दोस्तों। अध अधर अध्वर्यु अध्वर्यु कहा जाता था। ठीक है। जो यजुर्वेद के कर्म कांड कराता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपत ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपत ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा अनेक अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, षण्विश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से है। पांड्य ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण का सामवेद से है। ध्यान रखिए दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से, ये 2 ब्राह्मण ऋग्वेद से रिलेटेड है, ऐत्रेय और कौशितकी। पांड्य ब्राह्मण और षण्विश ब्राह्मण ये किस, और पंचविश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण, जैमिनी है, ये ऋषि भी बोले गए हैं। जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से और शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से। ठीक। तथा गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से। ठीक है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत मूलतः जय संहिता के नाम से जानी जाती थी।
महाभारत के प्रारंभिक रचयिता काल में 8,800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था। इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। कितनी थी? 24,000 थी। वर्तमान महाभारत संस्करण में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। फिर से दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे बन सकता है कि एक तो इसका नाम क्या है, मूलतः इसे जय संहिता बोला जाता था। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। जब 8,800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें 24,000, कितने? 24,000, 8 से 24, लगभग 3 गुना श्लोकों की संख्या थी। वर्तमान महाभारत संस्करण में यानी कि 24 का भी 4 गुना, 1,00,000 श्लोक हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, फिर इसी के क्वेश्चंस करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था? जो बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। माता माया देवी कोली गणराज कोली वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। क्या बोला गया दोस्तों? फिर से एक बार पढ़िए। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को ग्रंथों में क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। इसके बाद कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग दिया था। कहां पर? कुशीनारा में। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। किसे? ये शरीर त्यागने को ये ध्यान रखिएगा, जब गृह त्याग किया तो इसे ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और जब शरीर त्याग किया तो महापरिनिर्वाण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम से के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। कहाँ ली? आलार कलाम, यानी गुरु कौन थे? आलार कलाम जी। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। कब? 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में, जब वो खुद 35 वर्ष के थे, बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई यानी इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, तब वो बुद्ध कहलाए। ठीक है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो उनका पहला जो उपदेश था उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम बौद्ध परिषद यानी बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद, जब उनकी मृत्यु हुई
के तत्काल बाद 483 ईस्वा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ। ठीक है। इस समय मगध का शासक कौन था? अजात शत्रु। तो क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से आ सकता है कि प्रथम बौद्ध परिषद जब हुई तो वो किसके समकालीन हुई? तो वो अजात शत्रु के समकालीन था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई। चतुर्थ कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ बौद्ध गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जिस पीपल के नीचे बैठकर प्राप्त हुए थे तो वो कहाँ पर है? बोध गया में। ठीक है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में जो सबसे पहले स्त्री शामिल हुई थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। भरूच एवं सांची के स्तूप की स्थापना मूलतः मौर्य शासक किसने? अशोक के शासनकाल में हुई थी। ध्यान रखिएगा, भरूच एवं सांची का स्तूप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके? अशोक के शासनकाल में हुई। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष, जबकि महायान में उन्हें देवता कहा गया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। नालंदा महाविहार यानी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? गुप्त शासक कुमार गुप्त को माना जाता है। यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी जो संस्थापक था कि कौन था, यानी जो जिसने बनाया था वो गुप्त काल का यानी गुप्त शासक, क्या नाम था उसका? कुमार गुप्त माना जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ठीक। ये तो एक नॉर्मल उनकी जानकारी के लिए है। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो दोस्तों मौर्य। ठीक है। मौर्य वंश। मौर्य मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थल की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? दोस्तों रुम्मिनदेई स्तंभ। ठीक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? इसमें है बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न का अभिप्राय बुद्ध धम्म संघ। ठीक। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। तो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के तीन त्रिरत्न है, 3 रत्न त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। इनकी शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया, उसी को त्रिपिटक कह दिया गया। क्या क्या? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी
उदयन के राजकाल में आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन यानी उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान किया। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो दोस्तों आनंद महाकश्यप मोगलिपित्तु वाली। तो किसने? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध समिति प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु को हमने पढ़ा था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद व उपाली भी उपस्थित थे। उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें सुत्त विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। तुर्त बौद्ध संगीति किस वर्ष में हुई? मतलब परिषद हुई थी तो किस वर्ष? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगृह स्थित सप्तवर्णी गुफा में उत्पन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की 100वीं वर्ष बाद मृत्यु के 100वीं वर्ष बाद में किया गया। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई। फिर मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल के कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। ठीक है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा वाली मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? दोस्तों सुबुद्ध। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो कौन था दोस्तों? सुबुद्ध। ठीक है। आगे चलते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? दोस्तों ये माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीतीय समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें। हम चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। तो दोस्तों विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? चैत्य एक पूजा स्थल होता है, जबकि विहार एक निवास स्थान है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ चिता संबंधी है। शव दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधि बनाई गई है, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा जाता था। ठीक है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बुद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है। सप्तवर्णी गुफा स्थित है कहाँ? राजगृह में।
राजगीर या राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर का वैभव वैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। कहाँ पर? कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कार्ले में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। कहाँ पर? गुजरात में। नाम वल्लभी वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 और 2 दे रखा है, इसको हमें मिलान करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है? लकुलीश, आजीवक, नागार्जुन, भद्रबाहु, पशुपात, फिर घोषाल और जैन। तो दोस्तों यहाँ पर लकुलीश लकुलीश का होगा पशुपत। नागार्जुन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, नागार्जुन का शून्यवाद। ठीक है। इसके बाद भद्रबाहु जैन और घोषाल का आजीवक, यानी इसका बी सही होगा। ठीक है। ओके दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों आज यहीं खत्म करते हैं। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, हम आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे ऐसे ही। और अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।